मैडम। एंड दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। सबसे पहले दोस्तों आप सभी का मेरी ओर से और पूरे एमसीएल फैमिली की ओर से बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आपने जो भी काम कल किया है वो सिर्फ प्रेरणादायी नहीं, वो आश्चर्यजनक है, वो असंभव ऐसा काम आपने आप सभी ने मिलकर किया है। दोस्तों ये कल जो कार्यक्रम हुआ, कल जो इवेंट हुआ, इसका किसी भी दूसरे बिजनेस इवेंट के साथ हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि 16 साल के युवक से लेके 80 साल के बुजुर्ग दिन रात हमारे फैक्ट्री के साइड पे यहां बैठ के उस पे काम कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब लोग ये नहीं सोचते कि आप एमपीओ प्रमोटर हो, आप एमवीपी हो, आप चैनल पार्टनर हो, सभी लोग एक होके एक फैमिली की जैसे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं इस कार्य को पूरा करने के लिए। और जब भी लोग ऐसा इस तरीके से काम करते हैं, जब आप इस तरीके से काम करते हो, तो उसका मतलब एक ही होता है कि हम सभी मिलके एक महान उद्देश्य के लिए काम करते हैं। किसी बिजनेस के लिए, किसी प्रॉफिट के लिए ऐसा काम नहीं किया जा सकता। ऐसा काम तभी करते हैं लोग जब उनको पता होता है कि ये काम हम अपने देश के लिए, हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, ये काम पूरी मानव जाति के लिए हम लोग कर रहे हैं, तभी जाके लोग इस तरीके के काम करते हैं। और दोस्तों मैं दिल से आप सभी का फिर से बहुत बहुत आप सभी को नमन करता हूं। हमारी ये खुशनसीबी है कि हमारे इस परिवार में आप जैसे लोग हैं। और मैं वंदन करता हूं हमारे उस धरती माँ को भी कि जिसने हम सबको मिलाया है एक बहुत अच्छे, एक बड़े मकसद के लिए। दोस्तों आप सभी को 74वें गणतंत्र या प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ये दिन भारत वर्ष के लिए, इतिहास हो, भविष्य के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। क्योंकि ये वो दिन है कि जब भारत की सभी बागडोर लोगों के हाथ में सौंपी गई। ये विशाल देश कौन चलाएगा? तो लोग चलाएंगे, लोगों के द्वारा चलाएंगे और हमेशा लोगों के हित के लिए चलाएंगे। इस नियम के आधार पर, इस कानून के आधार पर, इस सोच के आधार पर हमारा संविधान तैयार। दोस्तों हमारे संविधान के तो कई सारे विशेष चीजें हैं, विशेषताएं हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित ऐसा संविधान है। कुछ दिनों पहले हमारे इस संविधान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान करके उसका गौरव किया गया। जब हमारा ये संविधान बनाया गया तो दुनिया में जितने भी संविधान हैं उसकी पढ़ाई की गई। पूरे 3 साल भर अखंड पढ़ाई करके, दिन रात उसके ऊपर मेहनत करके कि हमारे कुछ कुछ चीजों के ऊपर क्या लागू होता है। इसी मेहनत करने के बाद इस संविधान की शुरुआत हुई। ये संविधान बनाया गया, हाथों से लिख के बनाया गया। और दोस्तों वैसे तो इस संविधान में कई सारे नियम हैं, कई सारी चीजें हैं जो शायद हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन इस संविधान, जब संविधान शुरू होता है उसके पहले एक संविधान का प्रीएम्बल है। मतलब प्रीएम्बल की वैसी आप लिटरल मीनिंग देखोगे, प्रीएम्बल यानी क्या? तो प्रीएम्बल यानी किसी चीज का प्रस्ताविक, किसी चीज का उद्देश्य, किसी चीज की भूमिका, उसे प्रीएम्बल कहते हैं। हमारा भी इस संविधान का एक पेज का प्रीएम्बल है जो हमें समझना पड़ेगा। इस प्रीएम्बल को हम हमारे इस संविधान का आत्मा भी कहते हैं। ये प्रीएम्बल यानी हमारे संविधान की सोच है। ये प्रीएम्बल यानी हमारे संविधान का तत्वज्ञान है, फिलोसॉफी है, हमारे संविधान का आत्मा है। और इस प्रीएम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, अभी प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौम, इसका मतलब है कि भारत हमेशा लोगों के हाथ में रहेगा। कोई राजा भारत को नहीं चलाएगा, किसी बाहर की संस्था भारत को नहीं चलाएगी। तो भारत आत्मनिर्भर रहेगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहेगा।
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य यानी अलग अलग राज्यों से बना हुआ देश, ऐसे देश को बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, कौन सा न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हमारे सभी इस देश में रहने वाले सभी लोगों को समान न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हमें हमारे सभी लोगों को स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता? तो विचारों की, अभिव्यक्ति यानी व्यक्त होने की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, प्रतिष्ठा और अवसर यानी आपकी जो खुद की डिग्निटी है वो और अपॉर्चुनिटी, सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको समान डिग्निटी होनी चाहिए सबकी, इसीलिए समता का अवसर, और सभी व्यक्ति में एक बंधुता बढ़ाने के लिए, सभी व्यक्ति में भाईचारा, बंधुता बढ़ाए, जिसकी वजह से हम अपने राष्ट्र को एकता और अखंड हमेशा के लिए बनाए रखें। और इस उद्देश्य के साथ हम इस उद्देश्य के साथ हम इस संविधान को आज यानी 26 नवंबर 1949 में उसको पारित करते हैं। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 में इस संविधान को, इसको पास कराया गया संसद में, किस उद्देश्य से? तो इस उद्देश्य से, ये जो प्रीएम्बल है ये उद्देश्य है कि जिसके बेस पे ये पूरा संविधान बनाया गया है। उसके बाद जितने भी कायदे कानून हमारे देश में बने हैं वो सभी कायदे कानून ऐसे बनाए गए हैं कि हमारा एक उद्देश्य हम लोग प्राप्त कर सके। और दोस्तों, वैसे ही जब हम एमसीएल की बात करते हैं तो एमसीएल की भी एक फिलॉसफी है, एमसीएल का भी एक तत्वज्ञान है, एमसीएल का भी उद्देश्य है कि जिसकी वजह से एमसीएल की स्थापना हुई है। और एक सिर्फ स्थापना ही नहीं, आने वाले दिनों में एमसीएल जो भी बिजनेसेस करेगी, आने वाले दिनों में एमसीएल जिस तरीके से बिजनेस करेगी ये सभी बिजनेसेस इस सोच के आधार पर रहेंगे, ये सभी बिजनेसेस इस फिलोसॉफी के ऊपर रहेंगे। हमारी पहली सोच क्या है कि हम जो भी काम करेंगे, यानी हमारी संस्था का निर्माण ही हुआ है हमारी इस दुनिया को, हमारे इस पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे इस धरती माँ को बचाने के लिए। इसलिए आने वाले दिनों में जो भी काम करना पड़े, जो भी बिजनेस करने पड़ेंगे वो हम करेंगे, इस धरती माँ को ग्लोबल वार्मिंग से बचाएंगे। इसलिए पहला हमारा उद्देश्य है ई। पहला ई कौन सा है? तो एनवायरनमेंट, पर्यावरण संवर्धन। अभी इस पर्यावरण संवर्धन कैसे करेंगे? तो हमारे ये ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से हो रही है, एक जीवाश्म ईंधन जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको पूरी तरह से इसका निर्मूलन करके, और जब दुनिया से इस जीवाश्म ईंधन का निर्मूलन करना है तो इस दुनिया को, हमारे देश को एक दूसरा पर्याय देना पड़ेगा। ऊर्जा और ईंधन के लिए एक ऐसा शाश्वत ईंधन उन्हें देना पड़ेगा जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट भी रुके ना, और इस पर्यावरण का, इस धरती माँ का हम लोग ख्याल रखें। और इसीलिए दूसरा ई यानी जैव ईंधन, एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम इस दुनिया को आने वाले दिनों में एक अखंड, शाश्वत ऐसा जैव ईंधन देंगे। तो ये जैव ईंधन कौन तैयार करेगा? तो ये जैव ईंधन तैयार होगा हमारे खेतों में, ये तैयार करेंगे हमारे किसान। तो अगर हमें जैव ईंधन तैयार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें हमारे किसानों के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, हमें उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए तीसरा ई यानी हमारे किसानों का, हमारे लोगों का सक्षमीकरण। और हम जब दुनिया को बचाने की बात कर रहे हैं, हम इस पर्यावरण के संवर्धन की बात कर रहे हैं, तो हम 3 अलग अलग सेक्टर में काम करेंगे। एक तो है जैव ईंधन, दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके सभी प्रोडक्ट्स, और तीसरा जो सेक्टर है वो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जिसमें सब कुछ जो पेट्रोकेमिकल, इस सब के प्रोडक्ट्स को हम रिप्लेस करेंगे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ, जो लोगों के लिए बेहतर हो, जो पूरी दुनिया के लिए बेहतर हो। और ये तीनों सेक्टर में जब हम काम करेंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे कि हमारे गांव में, हमारे तहसील में, हमारे शहरों में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं कि जिनको आज रोजगार की जरूरत है, आमदनी की जरूरत है,
उनके लिए 100% रोजगार का निर्माण हम लोग कर सके। इस तरीके से काम करेंगे कि हमारे लिए, हमारे तहसील में जितने भी परिवार रहते हैं उनको एक सस्टेनेबल, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम हमेशा के लिए मिले। जब भी हम व्यापार का, बिजनेस का निर्माण करेंगे तो हम ये दो ई को सोचेंगे, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल और दूसरा इकोनॉमिक कैंपेन, एक अच्छा, एक रिस्पेक्टेबल इनकम के लिए आंदोलन। हम नहीं रोबोट्स बिठाएंगे हमारे बिजनेसेस में, हमारे कंपनियों में, वो पूरा मेकेनाइजेशन वगैरह यंत्रों से पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे लोगों के लिए हम रोजगार का निर्माण करते हैं, और उसके बाद ऑफकोर्स जहां जरूरत है वहां यंत्र लगेंगे ही सब। तो ये 5 ई के सोच पे हम अपने इस हमारे पूरे आने वाले दिनों में एमसीएल के बिजनेसेस करने वाले हैं। और दोस्तों, कल जो आपने किया है, आप सभी ने एक नए पर्व की शुरुआत की है। दोस्तों, ये कल इस साल के ये पहले महीने में हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है, और मिलके इस साल के आखिर तक, यानी इस साल के आखिरी महीने तक हम दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन तैयार करने वाले हैं। दोस्तों, कल जिसकी शुरुआत हुई ना, ये क्रांति है, ये किसी बिजनेस के साथ कंपैरिजन नहीं होता। हमारे आजू बाजू जो भी बिजनेसेस बनते हैं, जो भी बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं मुझे बताइए। सभी बिजनेस से बोलते हैं ना कि पहले 2 प्रोजेक्ट लगाए, 5 प्रोजेक्ट लगाए, उसको पहले चलाए, बाद में 10 प्रोजेक्ट के बारे में सोचे, बाद में उसको बढ़ के 20 करे, 25 करे, इस तरीके से ग्रोथ होती है। उसे कहते हैं विकास। और विकास ऐसे ही होता है, विकास ऑर्गेनिक होता है, धीरे धीरे करके जो नेचुरली उसकी प्रोसेस होता है उसकी तरह से होता है। लेकिन जो आपने कल किया, जो हम लोगों ने मिलकर कल किया ना, वो है क्रांति, वो है रिवॉल्यूशन, जो थोड़े से समय में बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा। और दोस्तों, कल का ये जो इवेंट हमने किया ना, ये कोई मार्केटिंग इवेंट नहीं है। ये कल का इवेंट ये बताने के लिए नहीं है कि देखो अभी हमारे ये ऐसी जगह है, यहाँ हमारे सब मशीनरीज आ गए, यहाँ प्रोडक्ट निकालना चालू हो गया, ये हमारा एमकोल है, ये देखिए। ये किसी को बताने के लिए बिल्कुल इवेंट नहीं था। हमने, एमसीएल ने किसी भी तरह की मार्केटिंग प्रमोशन इसमें बिल्कुल नहीं की। अगर हम चाहते तो हम भी प्रेस नोट निकाल सकते थे, हम भी प्रेस वालों को, सभी लोगों को बता सकते थे कि देखो हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप छापिए। अलग अलग जो तरीके होते हैं ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग के, वो करते थे। लेकिन हमें लगता है कि अभी ये हम लोग बहुत उसके आगे निकल गए। ये कल का जो इवेंट इसलिए महत्वपूर्ण था कि ये प्रजासत्ताक दिन था, और हमारे सभी बिजनेसेस, सब कुछ लोगों के लिए ही समर्पित है। कल हमारे यहाँ जब कई सारी जगह पे प्लांट एंड मशीनरी आई, लेकिन बहुत सारी जगह पे प्लांट एंड मशीनरी आने वाली है। हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए, हो सकता है कुछ जगह पे आगे के 15-20 दिन में मशीनरी आ जाए। तो अभी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, यानी मशीनरी आ गई, प्रोजेक्ट पूरा होगा, इसलिए देखो हम लोगों ने ये सब करके दिखाया, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। अभी एक ही फोकस है हम सबका, आपका, मेरा, पूरे फैमिली का, माल तैयार करना और माल बेचना और उससे पैसे कमाना। और आज भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में एकमेव अपनी ऐसी कंपनी है एमसीएल कि जिसने बायोकोल को ब्रांड के साथ एस्टेब्लिश किया है। और इतना ही नहीं, हमारी फैक्ट्रियां शुरू होने के पहले ही आज हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं कि हमें 1990 फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी आज, तब जाके हम ऑर्डर्स उसको पूरा करेंगे। और बस अभी उसके ऊपर फोकस करना है। अभी ये फैक्ट्री लगाना, ये मशीनरीज आना, ये अभी चालू रहेगा। ये इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है कि जिन्होंने अभी हमें को ऑर्डर्स दिए हैं, वो ऑर्डर्स को पूरा करना, वो माल करना, उनको देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात अभी है। और जहां तक रिवॉल्यूशन की बात है, जहां तक क्रांति की बात है ना, ये क्रांति मैं क्यों कहता हूं क्रांति, इसका कारण है। जब हम एक क्रांति की बात करते हैं, क्रांति शब्द का उपयोग करते हैं, तो क्रांति से हमारे सामने सिर्फ एक ही उसका अर्थ होता है, और वो है कि हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी, अर्थव्यवस्था बनानी है। दोस्तों, आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो $3.4 ट्रिलियन है। ऐसा समझ के चलते हैं कि $3.5 ट्रिलियन तक हम पहुंच गए हैं। अभी $3.5 ट्रिलियन को $5 ट्रिलियन तक लेके जाना, ये विकास हो सकता है, धीरे धीरे करके हम लोग जाए। आगे के 40-50 सालों में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये विकास हो सकता है धीरे धीरे। लेकिन
बल्कि हमें नहीं करना है वैसे। हमें आगे के 5 से 7 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है। इसका मतलब हमें आज जो अर्थव्यवस्था है उसके 8 गुना 10 गुना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था करना है, और इसे कहते हैं हम क्रांति। और यही करने वाले हम सभी लोग। और इसीलिए कल एक ही इसमें हमने इतने सारे प्रोजेक्ट का निर्माण किया, और अभी एक्सपोनेंशियली ये सब ग्रोथ बढ़ेंगे। करोड़ों लोग, हम सब मिलके, हमारे देश के करोड़ों लोग बहुत ही कम समय में ये क्रांति लेके आने वाले। और दोस्तों, जब भी मैं इस क्रांति की बात करता हूं, जब भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूं, तो ऐसा नहीं कि किसी मार्केटिंग कंपनी के लोग बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े आपको एकदम इंस्पायरिंग ऐसा गोल देते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए बातें करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी कैपेबिलिटी है, ये वो चीज है जो हमने हमेशा की है, इसके हकदार है हम लोग। पूरे मानव जाति के इतिहास में जितना भी हमारा इतिहास है, उस इतिहास में 90% ऑफ द टाइम हम थे। ये दुनिया के लिए 30 से 35% जीडीपी हम बनाते थे दुनिया के लिए। और इतना ही नहीं, भारत सिर्फ अर्थव्यवस्था में पूरे दुनिया में अव्वल था ऐसे नहीं, हर क्षेत्र में भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। ये जो साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, रिसर्च, डेवलपमेंट, इसमें हमने इतना काम किया है कि सोच नहीं सकते आप। हजारों सालों पहले हमने जो वास्तु बनाई है, जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो आज के तारीख में जितने भी डेवलप्ड जो साइंटिस्ट रहेंगे, कितने भी कोई भी देश के, वो आज भी नहीं बना सकते। इस तरीके का काम हम लोगों ने हजारों सालों पहले करके रखा है। ये जो शिक्षा में पूरी दुनिया में अव्वल थे हम। दुनिया के सभी लोग, दुनिया में विश्वविद्यालय सिर्फ भारत में थे। पूरी दुनिया में 21 विश्वविद्यालय थे, और सभी के सभी 21 के 21 विश्वविद्यालय भारत में थे। चाइना के लोग हो या यूरोप के लोग हो, सभी लोग हजारों किलोमीटर सफर करके यहाँ आते थे भारत में पढ़ने के लिए। इसकी बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि लोगों को शायद पता नहीं है। और ये जो मुमकिन हुआ इतने सालों तक, जो हमने दुनिया के लिए सबसे बड़े अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, उसका एक ही कारण था, और वो हमारी खेती। और आज भी अगर मैं कह रहा हूं कि आज भी अगर हमारा संकल्प है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो उसका एक ही तरीका है, वो है खेती। आज हमारे पास जो मिट्टी है, जो जमीन हमारे पास है ना, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इतनी उपजाऊ मिट्टी ना अमेरिका के पास है, ना चाइना के पास है। ये जो नदियां है, नदियों ने हमारी मिट्टी को, हमारे पूरे देश को सुजलाम सुफलाम किया है। इसलिए इस नदियों को माता करके पूछते हैं हम। ये नदियां, ये सब कुछ, ये नदियां नहीं है किसी के पास। जैसे हिमालय जैसा पर्वत, एक क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है किसी के पास। ये कुदरत ने ही इतना कुछ हमें करके दिया है कि हम सिर्फ उसके ऊपर काम करें तो हम उस योग्यता पे पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, ये पिछले 300-400 सालों में ये अंग्रेजों ने ना हमारे दिमाग को पूरी तरह से करप्ट करके रखा है, हमारी सोच को बदल के रखा है। यानी हमारी अवस्था उस हाथी जैसी हो गई, बहुत बड़ा विशाल हाथी, बहुत ताकत है उसमें। एक सेकंड में वो, उसमें जो जंजीर है उसको तोड़ सकता है, लेकिन उसको सोच ही नहीं है वो कि वो कर सकता है कर। ऐसा इन अंग्रेजों ने करके रखा है, और इसके वजह से आज ये परिस्थिति है दोस्तों। और हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें इस सोच को बदलना है। हमें फिर से अपने देश को, अपने महान देश को वहां लेके जाना है जहां हमारी कैपेबिलिटी है, जहां हम होने चाहिए, जो हम ताकत हम रखते हैं। दोस्तों, हम इस तरह का व्यवहार करते थे, इस तरह का बिजनेस भारत पूरी दुनिया के साथ करता था कि भारत सभी चीजों में आत्मनिर्भर था। ऐसी कोई भी जरूरत नहीं थी जिसके लिए भारत बाहर से कुछ मंगाता था। उल्टा भारत सभी को देता था, सबको वस्तुओं देता था, जो भी जरूरत है वो देता था। वस्त्रों से लेके खाने तक, शिप से लेके सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग तक, भारत सबको देता था। और बदले में भारत क्या लेता था सामने से, बाकी के देशों से? तो सिर्फ एक चीज, और वो था सोना। हमारे पास इतना सोना था, इतना सोना था कि हर जगह हम सोने का उपयोग करते थे। मंदिर से लेके, मस्जिद से लेके, हर चीज में सिर्फ सोना था। और ये चीज सही है कि हम जब लोग भारत के बारे में बोलते थे कि भारत के डाल डाल पे सोने की चिड़िया रहती है, वैसे ही था। भारत में
बारे में लोग बोलते थे कि भारत में सोने का दूध निकलता है, तो वैसे था। ये भारत ही है जिसके नाम पे इतनी सारी कंपनियों का निर्माण हुआ। ये भिखारी अंग्रेज लोग इसीलिए आए थे हमारे देश में कि कुछ हमारे साथ व्यवहार करे और कुछ पैसे कमाए। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम वो इंडिया इंडिया से ही था। ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो निकला था वो भारत के लिए निकला था और पहुंचा अमेरिका। और सिर्फ अंग्रेजी नहीं, ये डच, पोर्चुगीज, कितने सारे लोग आए यहाँ। हर कोई चाहता था कि भारत के साथ व्यवहार करे, भारत के साथ बिजनेस करे। इस तरह का काम किया हमने अर्थव्यवस्था में। दोस्तों मैं बता दूं, इस पूरे दुनिया में, इस जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर 71% पानी है। 71% पानी है, समुद्र है। 29% सिर्फ जमीन है, जिसमें 29% जमीन के ऊपर 200 देश है। और ये 71% जो पानी है ना, वो 5 महासागरों में डिवाइडेड है। पूरी दुनिया में एकमेव ऐसा अपना देश है भारत, जिसके नाम पे ये महासागर है, एक महासागर। 5 महासागरों में से एक महासागर अपने देश के नाम पे है। एक आर्कटिक है, एक अंटार्कटिक है, एक पैसिफिक है, एक सदर्न है, और 5वां है ये हमारा भारतीय। कोई दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है कि जिसके नाम पे इतना बड़ा महासागर है। तो आप सोच सकते हैं। और दोस्तों यही काम जो हमें करना है, जब देश को उस ऊंचाई तक लेके जाना है जिसके हम कैपेबल है, तो हमें क्या करना है, अपने तहसील के ऊपर फोकस करना है। तहसील के लिए क्या करना है, तो हमें अपने हर तहसील में 3000 करोड़ की रेवेन्यू तैयार करना है। यानी 3000 करोड़ का माल तैयार करना और उसको बेचना है पूरी दुनिया में। ये कल हमने जिस फैक्ट्री का निर्माण किया ना, उस फैक्ट्री से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितने का माल तैयार करेंगे हम और बेचेंगे, तो 12 से 15 करोड़ साल का। एक फैक्ट्री से 12 से 15 करोड़ का माल तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे। ये 12 से 15 करोड़, यानी ये जो 3000 करोड़ का जो हमारा टारगेट है ना, उसका आधा टक्का है ना, आधा टक्के से कम। हमारे हर तहसील में 40 से 50 एमकोल की फैक्ट्रियां, 40 से 50 बायोफ्यूल स्टेट, ये दोनों लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम 1700-1800 करोड़ तक पहुंचेंगे। और बाकी के जो बचे हुए हैं 1200-1300 करोड़, उसके लिए हमें ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग करेंगे, उसका माल बाजू की मंडी में नहीं बेचेंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके वो जो माल है पूरी दुनिया में बेचेंगे, तब जाके वो आगे का रेवेन्यू आएगा। ये इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है, जिसमें आयुर्वेदा हो सकता है, कॉस्मेटिक हो सकता है, कई सारी चीजें हैं, जिसको तैयार करेंगे, दुनिया में बेचेंगे, तब जाके उस मकाम तक हम अपने देश को लेके जा सकते हैं। और जब 3000 करोड़ का माल तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे, तब हम अपने तहसील में 25,000 से लेकर 30,000 का जीडीपी जब 3000 करोड़ का माल तैयार करेंगे, तब हम अपने तहसील में 25,000 से 30,000 करोड़ का जीडीपी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। हम जब किसी को 1000 रुपए कमा के देंगे, तो उस 1000 में से 90% वो खर्च करेगा, 10% वो सेविंग में डालेगा। 100 रुपए से वो अपना राशन लेके आएगा, 100 रुपए से कुछ कपड़े विपड़े चाहिए वो लेके आएगा, 100 रुपए का खर्चा बच्चों के लिए करेगा, 100 रुपए का खर्चा माँ बाप उनके लिए करेगा। तो जब 1000 किसी को बना के देंगे, तब वो 8 से 9000 का वो जीडीपी तैयार करेगा, यानी वस्तु और सेवा का निर्माण करेगा। जब हम अपने तहसील में 3000 करोड़ का रेवेन्यू माल तैयार करके 3000 करोड़ जब लोगों के हाथ में देंगे, तब वो मिलके 25 से 30,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्थव्यवस्था का जनरेशन करेंगे। और दोस्तों इसका मतलब है हर तहसील में $3 बिलियन का रेवेन्यू, $3 बिलियन का जीडीपी निर्माण करना। और जब भारत के 5500 तहसील जब $3 बिलियन का अर्थव्यवस्था निर्माण करेंगे, तब हम मिलके ये सभी 5500 तहसील मिलके 15 से 17 ट्रिलियन डॉलर इतना अर्थव्यवस्था, इतना जीडीपी जोड़ेंगे। आज कितनी हमारी? $3.5 ट्रिलियन। हम कितने जोड़ेंगे? $17 ट्रिलियन। तब जाके हम 20 से आगे 20-21 तक जाएंगे।
आज की तारीख में नंबर वन अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, जिसकी अर्थव्यवस्था का साइज है $25 ट्रिलियन। दूसरे स्थान पे है चाइना, जो 18 से लेकर अभी 20 तक वो चल रहा है उसका। और हम जो संकल्प हमने रखा है, उसके चलते हम लोग ये पूरी भारत की अर्थव्यवस्था 21-22 तक लेके जाएंगे। और बाकी की कई सारी चीजें बाद में ऐड हो गई, और उसको हमें लेके कहा जाना है, तो हमें अपने भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन तक लेके जाना है, जो हम लेके जाएंगे। दोस्तों, ये 10 अगस्त से लेके अभी तक कल तक की जो जर्नी थी, वो बहुत ही रोमांचक थी। आज ये जो भी सेक्टर्स हम बिजनेस करना चाहते हैं ना, यानी जैव ईंधन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, और जैव ईंधन में भी सॉलिड जैव ईंधन, लिक्विड जैव ईंधन, गैसेज जैव ईंधन यानी मीथेन, ये सब करने वाले डे वन से हम लोग बोल रहे हैं। पहले दिन से एमसीएल सभी जो हमारे पहले दिन से हमारे साथ में हमारे सीनियर बीडीएस है, वो जानते हैं पहले दिन से हमारे स्ट्रेटेजी है कि हमें ये काम करना है करके। लेकिन जैसे ही हमने बिजनेस में शुरुआत की, तो हमने देखा कि आजू बाजू की परिस्थिति क्या है। आजू बाजू का आज इकोसिस्टम इस तरीके का बना हुआ है कि आपने अगर कोई कंपनी चालू की, अगर आपने कोई स्टार्टअप चालू की, तो इमीडिएटली इतने सारे जाल बिछाए हैं कि इमीडिएटली आप किसी न किसी चक्रव्यूह में, जाल में फंस जाते हो। आपको अगर थोड़ा सा पैसा चाहिए, बस पैसे को हाथ लगाने की देर है, तो धीरे धीरे करके पूरी इक्विटी, पूरी जो ओनरशिप उसमें वो उनके पास चली जाती है। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अलग अलग तरीके हैं उनके कि किस तरीके से वो जो स्टार्टअप है, वो जो तैयार है, वो किस तरह का हमारी बन जाए। और अगर किसी कंपनी की 51% मालिकी अगर आपके पास है, तो उसकी इक्विटी आपके पास है, तो आप उसके मालिक बन गए। हमारे आजू बाजू जितने भी स्टार्टअप्स आपको दिखाई देते ना, कोई भी आपको नाम लगेगा इंदुले का, तो ये अपना देश का शैम्पू है। देखिए कब वो बन गया पीजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, आपको पता भी नहीं। हर स्टार्टअप आप देखोगे तो इनफैक्ट जो यूनिकॉर्न है स्पेशली, सबकी मालकी तो चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, जापान के पास है। ऐसी ही परिस्थिति हर जगह फैली हुई है। दोस्तों, ये स्टार्टअप यानी ये देश को लूटने का नया तरीका है। ये अंग्रेजों ने कैसे लूटा हमें 300-350 साल। हमारी जमीन हमने मेहनत की, हमारे किसानों ने दिन रात मेहनत की, हमने वस्तुओं का निर्माण किया, और अंग्रेजों ने बेचा और पूरा पैसा खा गए। वैसा सेम काम आज की तारीख में स्टार्टअप कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोग तैयार करते हैं कंपनी को, उनकी भी वैसी मेंटालिटी होती। जो आज की तारीख में नया बिजनेस तैयार करते हैं ना, उनका भी एक ही होता है कि बस आगे के 3 साल में 5 साल में कंपनी का इतना वैल्यूएशन करने का, कंपनी को पूरा बेचने का, और हमारे लिए 100-200-500 करोड़ मिले तो काफी है, और क्या चाहिए जिंदगी में। अभी देखे ना फ्लिपकार्ट वाले पूरी तरह से पूरी कंपनी बेच दी उस वॉलमार्ट को, और दोनों जो मेन प्रमोटर थे उनको 6-6 हजार करोड़ मिले। अभी 6,000 करोड़ तो इतने होते हैं कि जिंदगी भर वो चाहे तो भी उसको खर्च नहीं कर पाए। इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, कौन देश को लूट रहा है, क्या कर, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने को पैसा मिला ना, बस उतना काफी है। और उस तरीके से ये काम करते हैं। लेकिन और इतना ही नहीं, ये जब इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे अपने कंपनियों में स्टार्टअप्स के लिए, जिनको वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, ये वेंचर नहीं वल्चर कैपिटलिस्ट होते हैं। जब भी आपको कुछ पैसा देते हैं ना, तब वो देखते हैं कि आपका आखिरी बूंद खून का, वो भी उसको नोच लेते हैं। वल्चर बोलते हैं उनको, वल्चर। आपके सभी जो प्रॉफिट्स, इक्विटी, आपका जो भी आईपी राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपके सभी सब कुछ ले लेते हैं। और पूरी दुनिया कहती है उनको वल्चर कैपिटलिस्ट। उसके अलावा एक शार्क टैंक करके प्रोग्राम आता है, अगर आपको पता है तो। शार्क टैंक सोनी पे आता है। जैसे हमारे यहाँ कौन बनेगा करोड़पति है ना, जो हर देश का अलग अलग अपना कौन बनेगा करोड़पति है, वैसे ही अलग अलग देश का शार्क टैंक करके प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में क्या होता है, तो इस शार्क टैंक के प्रोग्राम में अगर आपका बिजनेस है तो आप आते हो, और आपकी जो बिजनेस है उसके बारे में 2 से 5 मिनट बताते हो कि मेरा ये बिजनेस है।
और सामने बैठे होते हैं इन्वेस्टर्स। वो फिर देखते हैं कि अगर वो इंटरेस्ट लगा तो आप में पैसे डालते हैं। लेकिन जब पैसे डालते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या सब कुछ आपसे निचोड़ लेते हैं। आप जरा एक प्रोग्राम देखिए, इसको हिंदी में आता है। ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है शार्क टैंक। ये जो सामने इन्वेस्टर बैठे हुए होते हैं उनको कहते हैं शार्क। अभी शार्क कौन है? शार्क यानी समुद्र की वो बड़ी मछली होती है जो सभी छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है। तो आपके सामने प्रोग्राम है, सामने बैठे हुए ऐसे मछली, ऐसे शार्क जो आपकी पूरी कंपनी खाने के लिए वहां बैठे हैं। और ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में बिजनेसेस चल रहे हैं दोस्तों। ये आपको लगता है ना कि एमसेल क्यों नहीं बाकी की कंपनी जैसा काम करती? आपको लगता है ना कि एमसेल क्यों नहीं, ये जो बाकी की कंपनियां कुछ ना होते हुए भी ये जो ऑनलाइन जो गेम्स वेम्स है क्या है, पैसा लेके, मुझे तो हमेशा जुआ जैसे लगता है। ये कंपनी इस तरह से ग्रो होती है, एमसेल क्यों नहीं उस तरीके का काम करती? हर जगह ऐसे जाल बिछे हुए होते हैं। परिस्थिति ऐसी निर्माण की गई कि आप इमीडिएटली उनके गुलाम बन जाते हो हमेशा के लिए। और दोस्तों बस यही अपनी सोच नहीं है। हमारा भी, हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा भी जो प्रियम्बल है, जिस उद्देश्य के साथ हमने अपने कंपनी का निर्माण किया ना एमसीएल का, तो वो उद्देश्य वही है जो प्रजासत्ताक दिन का है। हमारे हमारे हर कंपनी, हमारे हर बिजनेसेस हमेशा रहेंगे लोगों के, उनको चलाएंगे लोग और वो हमेशा होंगे लोगों के भले के लिए। कभी भी कोई बाहर का आदमी, कभी भी कोई बाहर की कंपनी उन बिजनेसेस का मालिक नहीं बनेगी। बाहर के तो छोड़िए, देश के बाहर के तो छोड़िए, आज ऐसे होता है ना दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, बेंगलोर में बैठे हुए जो अमीर लोग हैं वो गांव में जाते और बिजनेस निर्माण करते, वो भी हम लोग होने नहीं देते। किसी भी बिजनेस, किसी भी तहसील में काम करना है ना, तो उस तहसील में रहने वाला जो एंटरप्रेन्योर उद्योजक है उसके साथ काम करते हैं। किसी ग्राम पंचायत में काम करना है तो उस ग्राम पंचायत का जो उद्योजक उसके साथ काम करते हैं। और ऐसे कंपनी का निर्माण करने वाले हैं कि जिस कंपनी का कोई बाहर का आदमी उसमें ओनर नहीं होगा। उस तहसील को ऐसे सुजलाम सुफलाम करना है, उस तहसील को जो भी जरूरत है वो सभी मिलके मेहनत करके उसको पूरा करेंगे। बहुत ज्यादा बिजनेस करेंगे, यानी क्या करें, बहुत ज्यादा इम्पोल तैयार करेंगे और बेचेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन तैयार करेंगे और बेचेंगे। और उसका जो भी 20% सीएसआर आएगा उससे हम अपने तहसील को जो भी जरूरत है वो पूरा करेंगे। लेकिन हमेशा हम अपने तहसील में, हर एक तहसील में पूर्ण स्वराज्य उसकी निर्मित करेंगे। और दोस्तों इसी पूरे कंडीशन में अगर कुछ आशीर्वाद हमें मिला है तो वो है एमकोल। अगर इस प्रकृति ने कुछ ब्लेसिंग हमें दी है तो एमकोल, क्योंकि एमकोल एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक तो प्रोडक्ट ये ऐसा है कि पूरी दुनिया में आज इसकी जरूरत है और वो तो आपके सामने ही है। कल हमने फैक्ट्री की शुरुआत की है, ऑलरेडी 1990 फैक्ट्री का ऑर्डर्स अपने पास है। यानी बहुत जल्दी किसानों को जो जरूरत है, किसानों को जो हमने प्रॉमिसेस किए वो पूरा कर सकते हैं। जो भी हमारे एमवीपी, हमारे सभी लोग जो काम करते हैं उनके लिए एक अच्छा इनकम के लिए हम काम कर सकते हैं। और जितना आप तैयार करो, जितना तैयार करो वो हम लोग बेच सकते हैं। और एमकोल में ना किसी की जरूरत है, हमें पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट ऐसा प्रोजेक्ट है, किसी 1% की भी जरूरत नहीं इस एमकोल प्रोजेक्ट में, इस एमकोल फैक्ट्री में बाकी किसी की। और दोस्तों इस सब की शुरुआत हुई सिर्फ कुछ दिन पहले। इस सब की शुरुआत हुई 10 अगस्त 2022 में। 10 अगस्त 2022 में हमने मुंबई में एक इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय बायोफ्यूल दिन बनाया। उसमें सभी लोग आप आए थे और आपके सामने पहली बार एमकोल को हमने आपके सामने रखा, इस प्रोडक्ट को, इस प्रोजेक्ट को आपके सामने रखा। और सिर्फ 5.5 महीनों में, यानी अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 5 महीने और 16 दिन में हमने क्या किया, तो 5 महीने 16 दिन में हमने 68 फैक्ट्रियों का कल उद्घाटन किया, प्रोडक्ट लॉन्च किया। पूरी दुनिया में बायोकोल को लेके कोई भी ब्रांड नहीं, भारत की तो बात ही नहीं करते हम। पूरी दुनिया में ऐसा जैव ईंधन में कोई भी ऐसी कंपनी काम नहीं कर रही कि जिसका ब्रांड है एमकोल करके और जिसने एस्टैब्लिश किया है। और यही कारण है कि वो फैक्ट्री की शुरुआत होने के पहले ही आज हमारे पास इतनी ऑर्डर्स हैं। 1990 फैक्ट्री लगानी पड़ेगी तब जब हम
जो जरूरत है उसको पूरा कर पाएंगे। तो अभी सिर्फ एक ही फोकस है, माल तैयार करना और उसको बेचना। और ये सब कुछ जो हुआ है ना, इस सब के शिल्पकार है आप, इस सब के नायक है आप सभी लोग, सभी एमबीएस ओनर, सभी हमारे एमवीपी, सभी चैनल पार्टनर, सभी लोग, आपने जो जो मेहनत की है, जो डेडिकेशन दिखाया है, उसकी वजह से ये हासिल हुआ है। आज हमने जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया और प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन आपके हाथ में दिए, कितने दिन हो गए? 1.5-2 महीने हो गए होंगे, और 1.5-2 महीने में आपने इतनी सारी ऑर्डर्स लाई है। हमने सिर्फ 5.5 महीने में इतने सारे फैक्ट्री का निर्माण किया, ये सब आपकी वजह से है। हीरो हो आप। इनफैक्ट अभी आने वाले दिनों में जो काम आप लोग अपने तहसील में करने वाले हो ना, वो इतना बड़ा काम है कि आप सोच नहीं सकते। ये जब मैं कहता हूं कि 3,000 करोड़ की इकोनॉमी बनानी है, रेवेन्यू तैयार करना है, दोस्तों आपका ओहदा इन सारे जो लोग हैं जिनको हम पूछते हैं उनके जैसा होने वाला है। ये हम इतने सारे समय तक जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसका कारण एक ये भी था कि हमारे हर राज्य में एक ऐसे राजे थे, ऐसे राजाएं थे हमारे यहाँ कि जिन्होंने हमेशा प्रजा का ख्याल रखा, किसानों का ख्याल रखा, लोगों के लिए अपनी जान तक लगा दी, लेकिन हमेशा लोगों के लिए रहे। ये आप सामने जो देख रहे हैं ना, ओडिशा के जो खरवेला वंश, हमारे राजस्थान के महाराणा प्रताप, नीचे कर्नाटक के कृष्णदेव राय, मध्य प्रदेश के राजा भोज, गुजरात के सोलंकी जो डायनेस्टी राज्य है वो, ये सभी राजाओं ने वही काम किया जो आज आप लोगों के लिए कर रहे हैं। जब आप उस समय तक उस स्तर तक पहुंचोगे ना, तो सभी वहां के लोग जो है वो इस तरह से आपको पूछेंगे। और सच्ची ये कोई भी मनगढ़ंत या कोई बहुत ज्यादा मैं नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली आने वाले दिनों में आपको रोल ये होने वाला है। और दोस्तों ये तो सब शुरुआत है, एमकोल तो एक प्रोडक्ट है जिससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कई सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हम लोग तैयार करने वाले हैं। मिथेन है, फर्टिलाइजर है, कई सारे खाने के प्रोडक्ट है, कई सारे हम लोग इस्तेमाल करते हर दिन वो प्रोडक्ट्स है। और हमें किसी भी सूरत में हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, और हमारा लक्ष्य है कि 3,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना ही है, और वो उतना माल तैयार करना है और उसको बेचना है। और तब तक हमें किसी को भी नहीं रुकना है। देखो क्या हो जाएगा कि अभी एक फैक्ट्री की शुरुआत की, 5-6 फैक्ट्रियां जब लगेगी ना, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे। आपको लगेगा कि जो भी मैंने वादे किए थे, जो भी लोगों को बताया था, वो सभी लोगों को मैंने पूरा किया। मैंने लोगों के लिए अच्छा इनकम भी तैयार करके दिया, मेरे एमवीपी अच्छा इनकम ले रहे हैं, सभी लोगों को जो कुछ बोला था मैंने किया, मुझे भी अच्छा इनकम हो रहा है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन वैसे नहीं है, आपको अपना लक्ष्य जो है, गोल जो हमेशा याद रखना होगा। हमें 3,000 करोड़ की इकोनॉमी तैयार करनी होगा, तब तक बिल्कुल हमें रुकना नहीं है। और हर तहसील अलग अलग है, हर तहसील में कौन से तरीके हैं, और ऐसा नहीं कि कोई तहसील छोटा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पहाड़ों में आपका तहसील है, समुद्र को लग के है, या किसी रेगिस्तान में है, तो भी हम भारत में रहते हैं। हर भारत में हर तहसील में हमारी इतनी क्षमता है कि हम 3,000 करोड़ का माल तैयार कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। सिर्फ हमें देखना है कि हमारी विशेषता है क्या है, मेरे तहसील में क्या मेरी योग्यता है, क्या मेरी ताकत है, और क्या मेरी लिमिटेशन है। और दोस्तों ये जो बिजनेसेस में हम लोग ने एंट्री की है, ये जो काम कर रहे हैं, ये बहुत दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस है। यहाँ बड़ी बड़ी ताकतें काम करती है, जिनके साथ पूरा सिस्टम है, गवर्नमेंट है, सब कुछ है। ये आप जब हम तहसील में 4 से 5 प्रोजेक्ट लगाएंगे, तब तक आपके पास देखेंगे भी नहीं शायद, क्योंकि इतना कम माल तैयार करेंगे दुनिया के लिए। लेकिन जब उसके आगे चले जाएंगे, तब ये पूरी ताकत के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी तरह के, उनको फर्क नहीं पड़ेगा आप दुनिया के लिए कर रहे हो, किसानों के कर रहे हो, उनको नहीं कुछ फर्क पड़ता। उनको सिर्फ एक ही होता है, सर्वाइवल। और ये सिर्फ अपने देश की कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी आज तो हम तो ऐसा करते हैं कि बाहर के देशों में जाते हैं, और बाहर के देशों में जो कंपनियां हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको न्योता देते हैं कि आइए और हमारे राज्य में, हमारे गांव में आप फैक्ट्रियां लगाएं। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आज हम लोग ऐसे पूरा रेड कारपेट बिछा के रखे कि आप आइए और करिए। इस तरह की परिस्थिति आज हो
है कि कल हम लोग जो कर रहे हैं वैसे सेम करने के लिए ये लोग बाहर के लोग इधर आए, या बाहर के लोग यहाँ के जो मुखौटे हैं वो पहन के इधर आए। तो क्या करना होगा आने वाले दिनों में? तो हमें ये जो काम है ना, ये एक आंदोलन जैसे करना होगा। आंदोलन कैसे करते लोग? एक बार आपने आंदोलन छेड़ा तो तब तक आप नहीं रुकते जब तक आपकी जो चीज है वो पूरी नहीं हो जाती। वैसे काम करना पड़ेगा। ये 3,000 करोड़ का जो रेवेन्यू तैयार करना है ना, माल तैयार करना और उसको बेचना है, वैसे करना पड़ेगा आंदोलन जैसे, कि तहसील में हर कोई व्यक्ति, हर कोई जो परिवार है वो इस आंदोलन का हिस्सा बने, ऐसा काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो पर्यावरण के लिए आंदोलन है, ये धरती माँ को बचाने के लिए आंदोलन है, उसके लिए हजारों संस्था है पूरी दुनिया में, करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं करने के लिए। शायद इस आंदोलन में वो आपका साथ दे, हमारा साथ दे और इसको आगे बढ़ाए। लेकिन हमें ये आंदोलन हमारे किसानों के लिए भी करना है, हमारे खेती के लिए करना है। हमारे जमीन में, हमारे तहसील में जितनी भी जमीन है, 1 इंच जमीन भी नहीं रहनी चाहिए कि जहां हम लोग कुछ कर नहीं रहे, जहां से 2 पैसे किसानों को नहीं मिल रहे। वो भी एक तरह का आंदोलन है। इसके लिए नहीं मिलेगा शायद कोई आपको आजू बाजू में कोई संगठन, कोई ऐसा दिखाई नहीं देगा आपको जो किसानों के लिए, खेती के लिए इतना कुछ काम कर, वो हमें ही करना पड़ेगा। ये जो हम इकोनॉमिक कैंपेन, ये जो हर तरह की जो फैमिली हमारे तहसील में आज रह रही है, यानी अलग अलग परिस्थितियों में रह रही है, डिफिकल्ट परिस्थिति में रह रही है, हर इस फैमिली के परिवार के लिए हमें एक अच्छे रिस्पेक्टेबल इनकम के लिए जो आंदोलन करना है, उसके लिए भी शायद कोई नहीं रहेगा। लोगों को नहीं फर्क है पड़ता इन लोगों से, ये लोग कैसे जीते हैं, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। और हमें जो आंदोलन करना है इन लोगों के लिए है। यानी जब इस आंदोलन की शुरुआत हो तो तब तक आपको रुकना नहीं है जब तहसील का हर एक परिवार है उसको अच्छा इनकम हम लोग नहीं दिलाते। और दोस्तों, ये इतनी सारी जो आबादी है, ऑलरेडी हम लोग बन चुके हैं दुनिया के नंबर 1 आबादी, चाइना के आगे ऑलरेडी निकल गए हैं। कौन कौन उनका ख्याल रखेगा, मुझे बताइए। इनफैक्ट ये अपनी ताकत है, इसको अगर ऐसी तरह समझते हैं तो ये सभी बिजनेस में बहुत बड़े प्रोडक्ट्स का, एक बहुत बड़े इकोनॉमी का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। और इसके लिए ना कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको फोकस्ड एफर्ट करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि मेरे तहसील में कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार है। 1 लाख परिवार है, 50,000 है, 2 लाख है, क्या क्या कर सकता हूं, मेरे तहसील में क्या व्यवस्था है और किस तरह से मैं इन सभी लोगों की जो जरूरत है पूरा कर सकता हूं, किस तरह से उस इकोनॉमी का निर्माण कर सकता है। इसलिए फोकस्ड, जैसे पढ़ाई करते हैं ना हम कि मुझे मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो मुझे कम से कम 90 लाने पड़ेंगे, वैसे काम करते हैं, वैसे इकोनॉमी में भी ऐसे टारगेट, ऐसा संकल्प करके ही काम करना पड़ेगा। और ऐसे कई सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। ये जो सिंगापुर है ना, आज की तारीख में सिंगापुर दुनिया का सबसे अमीर शहर है, देश है, दूसरे स्थान पे, उसके आगे देश है वो सिर्फ है लग्जमबर्ग। उसके बाद दूसरा देश कोई है तो सिंगापुर, जिसमें प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा इनकम है, अमेरिका से कहीं ज्यादा। ये सिंगापुर 75 तक, 1975 तक ऐसा देश था कि पूरी तरह से कंगाल बर्बाद ऐसा था, ना लोगों के हाथों में कुछ काम था, क्राइम का रेट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा क्राइम थे यहाँ, मैक्सिमम लोग ड्रग्स में, इसमें नशे में थे। ऐसे देश को यहां तक वो लेके आए कि पूरे दुनिया में सबसे अमीर देश है अभी वो। दोस्तों, हम भी कर सकते हैं। हमारे पास जो चीजें हैं ना वो किसी के पास नहीं है। एक जापान का हम हमेशा एग्जांपल देते हैं। जापान में कितनी सारी नैसर्गिक आपत्तियां हैं। हम जब 1947 में जब आजाद हुए तभी ये हम दोनों की शुरुआत, जापान की तो बहुत पीछे थी, पूरी तरह से बर्बाद था जापान, कुछ भी नहीं था जापान के पास 1947 में। एफर्ट किए कॉन्शियस, पेन से लेके कैसे देश की इकोनॉमी को हम हाथ लगाए, कैसे देश की इकोनॉमी को बढ़ाए, इसके ऊपर काम किया जापान ने। और इसलिए आज ऐसी परिस्थिति है ना, आज ऐसी परिस्थिति की आपकी टोयोटा हो, ये सुजुकी की जितनी गाड़ियां लोग बेचते हैं भारत में, ये होंडा, ये सभी जापान की है। आज हमारे देश में पेन से लेके जूतों तक कई सारी चीज जापान से आते हैं और हम लोग उसको खरीद रहे हैं। और जापान इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। हमें भी ऐसा काम करना होगा। और हमें अभी अब काम ऐसे नहीं करना होगा ऑर्गेनिक ग्रोथ, धीरे धीरे करके आगे के 40-50 सालों में हमें भी ये आंदोलन करके ही करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग करेंगे।
और दोस्तों हमारा जो देश है ना, ये आंदोलन के लिए जाना जाता है। आंदोलन वो नहीं है जो अभी हम लोग देखते हैं, कुछ घटना हुई, आंदोलन हुआ, कुछ दिनों के लिए हुआ, बंद हो गया वो आंदोलन, ऐसा नहीं, ऐसा आंदोलन बोलते हैं। हमारा देश जाना जाता है संतों के लिए। ये इन सभी संतों ने भी आंदोलन किया है, इन सभी ने एक मूवमेंट का निर्माण किया है। और ये मूवमेंट, ये आंदोलन किसी धर्म को लेकर नहीं था, ये लोगों की अच्छाई के लिए था। ये सभी लोग किसी भी धर्म के हो, उन्होंने जो कुछ लिखा है ना, कभी आप पढ़िए उनके बारे में तो आपको पता चलेगा उन्होंने पूरी जिंदगी आंदोलन किया, पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों की अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए काम किया। और बस वही काम, वही जो तरीका, भारत का जो तरीका है, उसे हमें अपनाना है। और वो तरीका एक ही है, वो है सैटरडे सिंघम। हमारे तहसील में जो भी ग्रामीण भाग है, हर ग्रामीण भाग में, हर ग्राम पंचायत में, और जो शहरी भाग है, हर शहरी भाग के हर वार्ड में हर हफ्ते एक सैटरडे सेशन होना चाहिए। हमारे उद्योजक खड़े होने चाहिए और उन्हें बताना जाए किस तरीके से हम अपने तहसील में रहने वाले सभी लोगों के लिए रोजगार का निर्माण करेंगे, अच्छी आमदनी का निर्माण करेंगे। हर फैमिली को हम कैसे मिनिमम रिस्पेक्टेबल इनकम मिला के देंगे। ये एपीएल बीपीएल वाला सिस्टम नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन, एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम नहीं। किस तरह से हम अपने तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनाएंगे, कैसे वो जो जरूरत है तहसील को वो हम पूरा करेंगे, ये हर हफ्ते बताना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। और ज्यादा कुछ नहीं लगता उसके, जब आप ये एक्टिविटी हर हफ्ते करोगे, एक ही जगह पे करोगे, एक ही टाइम पे करोगे, तो लोगों को पता चलेगा कि आप कितने कमिटेड हो। ये हमारे सभी संत जो बने हैं ना, साईं बाबा तक, ये सभी संतों ने ऐसे ही दिल लगा के पूरी जिंदगी इसके लिए काम कर, हमें भी वैसे ही काम करना है। और दोस्तों हमारा एक ही मकसद है कि हर कोई जो व्यक्ति है ना, जो हमारे तहसील में रह रहा है, वो इस आंदोलन का इस तरह इसका हिस्सा बने कि अगर एमसीएल के साथ वो जुड़े और एमसीएल की कोई भी चीज उसने खरीदी तो उसको लगना चाहिए कि मैंने इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ किया, कंट्रीब्यूट किया। अगर कल वो कुछ हमसे खरीदे तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे इसकी वजह से मैं अपने किसानों को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं अपने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए मदद कर रहा हूं, ऐसा उनको लगना चाहिए। अगर उसने 5 रुपए का बिस्किट भी लिया एमसीएल से तो भी उसको लगना चाहिए इस 5 रुपए में जो भी 20 30 40 पैसे निकलेंगे वो मेरे इस तहसील के, वो पढ़ाई हो, स्कूल हो या रोड्स हो या ऐसी चीजों में लगेंगे, ऐसा उनको लगना चाहिए। और ये काम का, इस आंदोलन का निर्माण करना, इस सोच का निर्माण करना, यही है आंदोलन। और दोस्तों कई सारे एग्जाम्पल है, कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे हम लोग अपने अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। कई तरीके हैं, सोच नहीं सकते हम लोग। मैं आपके सामने अभी एक ही एग्जाम्पल रख रहा हूँ, मैगी का। आपको पता है मैगी अपने स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है? ये मैगी जिस आटे से बनती है, जैसे खाते हैं वो बराबर डाइजेस्ट भी नहीं होता जल्दी। और इसमें जितना ग्लूटामेट और लेड निकला था, 2014-15 में बैन लगाई थी इसके ऊपर मैगी। फिर भी इस मैगी ने 2019 में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा करोड़ की मैगी बेची सिर्फ अपने भारत देश में। जबकि हमारे देश में ये जो सरसों है, ये जो ज्वार है, ये बाजरी है, नाचनी है, जो सदियों से हम लोग खाते आ रहे हैं, ये सुपर फूड है। यानी पूरी दुनिया में लोग अभी इसके ऊपर रिसर्च करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये सुपर फूड, इतनी सारी चीजें हैं। और हमको लोगों को यही पता ना कि वो मत कहिए, अच्छा खाइए आप, क्या सही है क्या गलत हो दिखाइए आप, लोग करेंगे। आंदोलन का मतलब क्या है? कुछ बेचना नहीं है, लोगों को क्या सही है क्या गलत वही बनना है। इससे अपने आप वो इकोनॉमी का निर्माण होगा। आज के साल में भी देखोगे तो 3 महीने में इस मैगी ने, इस नेस्ले ने 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का माल बेचा है। इसका मतलब इस साल में भी उसने 16,000 करोड़ से भी ज्यादा मैगी दुनिया में, हमारे देश में बेची है। तो सोचिए, सिर्फ मैगी की बात कर रहे हैं हम लोग। इस मैगी को भी रिप्लेस करेंगे तो 16,000 करोड़ जो किसी के पास जा रहे हो अपने पास आएंगे। आप सोच रहे हैं, किसानों के पास जाएंगे। और ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, कई सारे ऐसी चीजें जो आज चाइना से आ रही है, बाकी के देशों से आ रही है, और उसको आराम से रिप्लेस कर सकते हैं हम अपने तहसील में। हमारे लोग जो बनाएंगे उस चीजों से, कितने सारे ऐसी चीजें जिसको रिप्लेस कर सकते हैं हम।
हमारे तहसील में बन सकते हैं ऐसे लोग, हमारे तहसील में रहने वाले परिवार इसको बना सकते हैं, उनको अच्छी आमदनी मिल सकती है। और इतना ही नहीं, ग्राहकों का सबसे ज्यादा फायदा इसमें, एक तो उनको सस्ती मिलेगी, अच्छी मिलेगी, उनका सेहत का ख्याल रखेंगे, हमारे परिवार का ख्याल रखेंगे हम, इतनी अच्छी इको फ्रेंडली चीजें है सब कुछ। तो दोस्तों यही काम हमें करना है और हमें देखना है कि हमारा पोटेंशियल, देखो हमारा पोटेंशियल ऐसा, मैं जब भी 3,000 करोड़ की बात करता हूँ, ये हमारा नेचुरल पोटेंशियल है। सिर्फ फोकस करके अगर हम इससे काम करें ना, तो ये हिमालय है जो जो हमारा पोटेंशियल है। हमारा पोटेंशियल है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन सकते हैं। कोई नई बात, कोई मनगढ़ंत बात मैं आपके सामने नहीं रख रहा, ये हमारा नेचुरल पोटेंशियल। और दोस्तों इसीलिए इस पवित्र दिन के ऊपर, कल ये जो पवित्र दिन था, प्रजासत्ताक दिन था, इसके ऊपर एक संकल्प बनाते हैं कि ये जो 3,000 करोड़ की इकोनॉमी का लक्ष्य हमने रखा है उसको प्राप्त करेंगे। हमारे हर तहसील को सुजलाम सुफलाम राज्य बनाएंगे और मिलकर अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे।